आज हम एक ऐसी किताब के पन्ने पलटने वाले हैं जो आपको अपने आसपास के लोगों पर शायद शक करने पर मजबूर कर दे। हाँ, बिल्कुल। इसका नाम है टॉकिंग विद साइकोपैथ्स। क्रिस्टोफर बेरीडी ने इसे लिखा है और इसके किस्से सुनकर सच में नींद उड़ जाती है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि लेखक मनोरोगियों और वहशियों के दिमाग में घुसने के लिए क्या-क्या करते हैं और सबसे बड़ा सवाल, हाँ, क्या हम और आप जैसे आम लोग इन चेहरों के पीछे छिपे खतरे को पहचान सकते और हैं? कहानी की शुरुआत ही मतलब एक बड़े मजेदार खत से होती है। अच्छा। हाँ, ये खत लेखक को एफबीआई की एक एजेंट और प्रोफेसर एनाबेल ली ने लिखा था। और उन्होंने जो सलाह दी वो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं लगती। मतलब क्या कहा उन्होंने? उनका कहना था कि इन लोगों से बात करने के लिए आपको उनकी तरह सोचना होगा, उनकी कमजोरियों को पकड़ना होगा और उन्हीं को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। और ये तरीके भी कोई मतलब आम नहीं है। मैंने पढ़ा कि उन्होंने सलाह दी कि अगर किसी पुरुष सीरियल किलर से बात करनी है जो समलैंगिक है तो एक खूबसूरत नौजवान बनकर उसे संपर्क करो। हाँ, बिल्कुल। या फिर अगर किसी शातिर महिला हत्यारिन को खत लिख रहे हो तो किसी महंगे परफ्यूम का इस्तेमाल करो, जैसे शनेल। शनेल? परफ्यूम का क्या लेना देना? तो आइडिया ये था कि वो खुशबू उसकी जेल की तंग कोठरी में देर तक बसी रहे, उसे उसके अच्छे दिनों की याद दिलाए जब वो आजाद थी। अच्छा, मतलब ये दिमागी खेल है। हाँ, ये दिमागी शतरंज का खेल है। सच उगलवाने के लिए आपको उनके मनोविज्ञान से खेलना पड़ता है। इन तरीकों को और गहराई से समझने से पहले मुझे लगता है कि हमें लेखक के दिए दो बहुत जरूरी शब्दों को समझना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक है साइकोपैथ यानी मनोरोगी और दूसरा सैवेज यानी वहशी। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं पर लेखक इनमें जमीन आसमान का फर्क बताते हैं। तो ये फर्क है क्या? देखिए, ये इस पूरी किताब का आप कह सकते हैं आधार है। साइकोपैथ एक क्लिनिकल या मेडिकल शब्द है। ओके। लेखक के मुताबिक ये एक दिमागी हालत है जो काफी हद तक उस इंसान के काबू से बाहर होती है। उनके दिमाग की बनावट ही ऐसी होती है कि उनमें अपराध बोध, पछतावा या सहानुभूति जैसी भावनाएं होती ही नहीं है। होती ही नहीं है? हाँ, वो जो करते हैं उन्हें वो गलत लगता ही नहीं है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि लेखक के मुताबिक एक साइकोपाथ अपने किए के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, क्योंकि अगर ये उनके काबू से बाहर की दिमागी हालत है तो ये तो बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। सही बात है। लेखक सीधे तौर पर फैसला नहीं सुनाते, लेकिन वो इसी तरफ इशारा करते हैं। साइकोपैथ के लिए सही गलत का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेरे लिए क्या फायदेमंद है ये मायने रखता है। लेकिन यहीं पर दूसरा शब्द सैवेज यानी वहशी तस्वीर में आता है और हालात को और ज्यादा डरावना बना देता है। वो कैसे? सैवेज में ऐसा क्या अलग है? तो लेखक सैवेज शब्द उन हत्यारों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई दिमागी बीमारी का निदान नहीं होता। मतलब वो दिमागी तौर पर बीमार नहीं हैं। अच्छा। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और वो जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन उन्हें परवाह नहीं होती। ओह। इनकी दो खास पहचान है। पहली, उनकी क्रूरता और हिंसा का स्तर बहुत ज्यादा होता है, और दूसरी, वो समाज के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। मतलब साइकोपैथ के पास एक तरह से दिमागी बनावट का बहाना है पर वहशी के पास नहीं। वो अपनी मर्जी से क्रूरता चुनता है। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑस्कर पिस्टोरिस का केस। हाँ हाँ। फैसला सुनाते वक्त जज ने साफ कहा था कि कोई भी तर्कसंगत इंसान एक भारी कैलिबर की बंदूक से बंद दरवाजे के पीछे बिना चेतावनी दिए गोलियां नहीं चलाएगा। सही बात है। पिस्टोरियस का ये काम दिमागी बीमारी का नतीजा नहीं था, ये तर्कहीन हिंसा और नियमों की पूरी तरह से अवहेलना थी। इसी वजह से लेखक उसे वहशी की श्रेणी में रखते हैं। ये तो और भी खौफनाक है क्योंकि इसके लिए कोई मेडिकल बहाना भी नहीं है। सही कहा। और शायद सबसे खौफनाक बात यह है कि इन लोगों पर कोई लेबल नहीं लगा होता। ये हमारे बीच बिल्कुल आम इंसानों की तरह रहते हैं। हाँ। किताब में कुछ ऐसे केस हैं जो इस आम दिखने वाली बुराई के नकाब को हटाते हैं। इसे लेखक मास्क ऑफ सैनिटी कहते हैं, है ना? समझदारी का नकाब। हाँ, और इस नकाब का सबसे सटीक उदाहरण है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन, जिसे दुनिया डॉक्टर डेथ के नाम से जानती है। डॉक्टर डेथ? बाहर से देखने पर वो एक आदर्श डॉक्टर थे, अपने मरीजों का ध्यान रखने वाले, भरोसेमंद, सम्मानित। उनके मरीज उन पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन उस भरोसे के नकाब के पीछे की असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि वो इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक थे।
उन्होंने अपने 200 से ज्यादा मरीजों को 200? हाँ, 200 से भी ज्यादा मरीजों को, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं थीं, जानलेवा इंजेक्शन देकर मार डाला। अरे बाप रे! और किसी को शक तक नहीं हुआ। किसी को भी नहीं? ये सदियों तक न उनके साथ काम करने वाले डॉक्टरों को, न दोस्तों को, न ही उन मरीजों के परिवारों को जिनकी वो हत्या कर रहे थे। यकीन नहीं होता। वो समझदारी का चलता फिरता नकाब थे। डॉक्टर शिपमैन का केस तो मास्क ऑफ सैनिटी का एक डरावना उदाहरण है, जहां भरोसा ही हथियार बन गया। लेकिन जॉन रॉबिन्सन का केस तो इससे भी एक कदम आगे जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। उसने सिर्फ एक भरोसेमंद चेहरा नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी हीरो वाली पहचान ही गढ़ ली थी। हाँ, जॉन रॉबिन्सन, जिसे द स्लेव मास्टर भी कहा जाता था, वो धोखे का उस्ताद था। उसका सीवी देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या था उसमें? एक कामयाब बिजनेसमैन, ईगल स्काउट, शहर का मैन ऑफ द ईयर अवार्डी, ढेरों चैरिटी करने वाला, मतलब कागज पर वो एक आदर्श नागरिक था। लेकिन असल में वो एक वशी था। उसने लोगों से पैसे ठगे, महिलाओं को इंटरनेट के जरिए फंसाकर उनका यौन शोषण किया और कम से कम 7 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी। 7 महिलाओं की? हाँ, और उनके शवों को बड़े बड़े स्टील के बैरलों में बंद करके एक गोदाम में छिपा दिया था। 1 मिनट, ये तो खौफनाक है। और मैंने पढ़ा है कि उसने अपनी एक पीड़िता के बच्चे के साथ भी कुछ किया था। हाँ, और यही इसकी क्रूरता का असली चेहरा दिखाता है। उसने अपनी एक पीड़िता लीसा स्टैसी के नवजात बच्चे को $500 में अपने ही भाई को भेज दिया था। क्या? हाँ, ये कहकर के बच्चा गोद लिया हुआ है, और फिर उसने लीसा की हत्या कर दी। उसने झूठ और धोखे की एक ऐसी दुनिया बना रखी थी जिस पर समाज के पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोगों ने भी आंख मूंदकर भरोसा कर लिया। इस पर तो यकीन करना भी मुश्किल है। तो हमने देखा भी कैसे कोई प्रोफेशन का नकाब पहनता है, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा का, लेकिन मेलानी मैगवायर का केस दिखाता है कि ये नकाब कितना घरेलू और आम भी हो सकता है। बिल्कुल। मेलानी मैगवायर, जिसे मीडिया ने द आइस क्वीन नाम दिया। हाँ, द आइस क्वीन। वो एक पढ़ी लिखी फर्टिलिटी नर्स थी, 2 बच्चों की माँ थी और एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। बाहर से देखने पर वो एक सफल आधुनिक महिला थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो क्या कर सकती है। और उसने किया क्या? उसने अपने पति को पहले ड्रग्स दिए, फिर उसे गोली मार दी। इसके बाद रुको, ये तो काफी बुरा है। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उसने उसके शरीर के आरी से टुकड़े किए, उन्हें 3 सूटकेसों में भरा और उन सूटकेसों को वर्जीनिया की चेसापीक खाड़ी में फेंक दिया। क्या बात कर रहे हो? और ये सब करते हुए भी उसने अपनी सामान्य जिंदगी का दिखावा जारी रखा। और यहीं पर लेखक की वो मनोवैज्ञानिक तरकीब काम आई जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मेलानी से संपर्क कैसे किया? लेखक जानते थे कि मेलानी खुद को बहुत ऊंचे दर्जे का समझती है। उसे अपनी खूबसूरती और अपने क्लास पर बहुत घमंड था। अच्छा। तो उन्होंने उसे जेल में आम कैदियों की तरह खत नहीं लिखा। उन्होंने एक महंगा, बेहतरीन क्वालिटी का कागज लिया और उस पर शनैल नंबर 5 परफ्यूम छिड़का। वही परफ्यूम वाली ट्रिक। हाँ, ये खत बाकी ढेरों खतों की भीड़ में अलग था। इसने मेलानी के अहंकार को छुआ और उसने जवाब दिया। ये दिखाता है कि इन लोगों से राज उगलवाने के लिए आपको उनके दिमाग के तार छेड़ने पड़ते हैं। ये सारी कहानियां सुन के दिमाग सुन्न हो जाता है और एक ही सवाल बार बार उठता है, क्या हम एक मनोरोगी को पहचान सकते हैं? क्या उनमें कोई ऐसे संकेत, कोई ऐसी खास बात होती है जिसे देखकर खतरे की घंटी बज जाए? इस पर किताब क्या कहती है? इस पर लेखक का जवाब बहुत साफ, सीधा और सच कहूं तो परेशान करने वाला है। क्या है वो जवाब? नहीं, एक आम इंसान के लिए ये लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन? हाँ, ये लोग धोखा देने और समाज में घुल-मिल कर रहने में माहिर होते हैं। वो जानते हैं कि सामान्य कैसे दिखना है, कैसे व्यवहार करना है। वो आपकी और हमारी भावनाओं की नकल करना सीख जाते हैं। मतलब जब तक पीड़ित को असलियत का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, बिल्कुल। किताब में सैन बर्नार्डिनो के हमलावरों का उदाहरण है सैयद फारूक और तशफीन मलिक। ओके। उनके पड़ोसियों, उनके परिवार वालों के लिए वो एक घर संभालने वाली माँ और एक सामान्य सरकारी कर्मचारी थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके गैराज में बम बन रहे हैं। सही बात है। और वो अमेरिका में एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहे थे। उनका नकाब इतना पक्का था। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई आर्मचेयर साइकोलॉजिस्ट बना हुआ है। किसी से झगड़ा हुआ नहीं कि उसे नार्सिसिस्ट या साइकोपैथ का लेबल दे दिया जाता है। हाँ, ये बहुत होता है। इंटरनेट पर तो हाउ टू स्पॉट अ साइकोपैथ वाली चेकलिस्ट भरी पड़ी है। और लेखक इसी चीज के खिलाफ सख्त चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की लगभग 1% आबादी में मनोरोगी लक्षण यानी साइकोपैथिक ट्रेट्स हो सकते हैं। 1%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब है कि आप और हम अपनी जिंदगी में शायद कई ऐसे लोगों से मिले होंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सभी हत्यारे या खतरनाक अपराधी हैं।
सिर्फ लक्षणों के आधार पर किसी को लेबल कर देना बहुत गलत और खतरनाक हो सकता है। एक असली वहशी हत्यारे को पहचानना लगभग नामुमकिन है जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। तो असल में इस किताब का सबसे डरावना सच ये नहीं है कि हमारे बीच मनोरोगी घूम रहे हैं। सबसे डरावना सच ये है कि हमारा समाज भरोसे पर चलता है और ये लोग उसी भरोसे को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। ये किताब सिर्फ अपराधियों के बारे में नहीं है, ये उस सामाजिक ताने बाने की कमजोरी के बारे में है जिसे हम रोज मानकर चलते हैं। आपने पूरी बात का सार बता दिया। ये किताब हमारे भरोसे की नींव को हिला देती है। हम जिन पर भरोसा करते हैं, क्या हम उन्हें सच में जानते हैं? यही सवाल है। डॉक्टर शिपमैन के मरीज सोचते थे कि वो उन्हें जानते हैं। जॉन रॉबिन्सन के दोस्त सोचते थे कि वो उसे जानते हैं, लेकिन वो सब एक नकाब को जानते थे, असली इंसान को नहीं। और यही इस किताब की सबसे परेशान करने वाली सच्चाई है कि बुराई अक्सर एक जाने पहचाने भरोसेमंद चेहरे के पीछे छिपी होती है। किताब का अंत एक बहुत ही सीधी और गंभीर चेतावनी के साथ होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपने आसपास किसी भी व्यक्ति में अत्यधिक आत्ममुग्धता यानी नार्सिसिज्म या मनोरोगी व्यक्तित्व के स्वार्थी लक्षण दिखें तो उनसे महामारी की तरह बचें। और यही वो विचार है जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास के लोगों पर कितना ध्यान देते हैं। सही बात है। और क्या हम उन छोटे छोटे खतरे के संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो शायद हमारे सामने ही हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ये मानना नहीं चाहते कि हमारे करीब का कोई इंसान इतना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, शायद यही सबसे बड़ा सवाल है।